ओम नमो नारायणाय सांबाय सदाशिवाय नमो नमः। अघोरेभ्यो तो घोरेभ्यो घोर अघोरतरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वसर्वेभ्यः नमस्ते स्तुतिरूपेभ्यः। शांति शांति शांति। भगवत कृपा से वेद और वेदांग के विषय में शाश्वत सत्य है, निर्भ्रांत ज्ञान प्राप्त करना है तो वेद और वेदांगों से ही है, जिसमें वेद तो परम सत्य है, उतना ही सत्य है वेदांग, और वेदांग में भी अंगभूत ज्योतिष शास्त्र है, जिसको बड़े बड़े विद्वानों ने शास्त्रकारों ने नेत्र शब्द से भी कहा है। और ये भी जानना बहुत आवश्यक है कि ज्योतिष हम लोग कहते क्यों हैं इसको। तो इसके अनेक शब्द हैं। कोई लोग ज्योतिष शब्द से कहते हैं, कोई इसको ज्योतिष कहते हैं, कोई इसको नेत्र शास्त्र शब्द से कहते हैं। समय समय पर लोगों ने कुछ बातें ऐसी रख देते हैं जो कभी भ्रांतिपरक संकेत कर देते हैं, पर ऐसा नहीं है। सामान्य व्यक्ति के जीवन में ज्योतिष की कितनी भूमिका है, कितनी महत्ता है, यह अगर जान लिया जाए तो कभी भी कोई भ्रांति नहीं होगी ज्योतिष पे। मैं आपको एक संकेत करूं, ज्योतिष वस्तुतः 3 भागों में है। प्रथम तंत्र या सिद्धांत, दूसरा होरा और तीसरा है फलित। तंत्र या होरा, तंत्र या सिद्धांत उसको कहते हैं जो गणित पक्ष को लेके काम करते हैं। जो होरा है उसका एक सामान्य अर्थ करिए, जिसे हम लोग कहते हैं अहोरात्र, यानी रात दिन। तो रात दिन की जो गणना में काम हो जाए वो होरा शास्त्र है। यानी हमको विवाह देखना है, कुंडली बनाना है, ग्रहों का विचार करना है, ये होरा शास्त्र से करते हैं। फिर आया फलित, उन ग्रहों की जो चाल है, जो दृष्टि है, जो क्रम है, जो उनका मूल स्वभाव है, वही उसका फल होता है। और उसी अनुसार जातक के जीवन में, व्यक्ति के जीवन में उसका वैसे प्रभाव पड़ता चला जाता है। एक सामान्य बात की ओर मैं संकेत कर रहा हूँ। जब भी आप कोई भी काम करते हैं और आप ज्योतिष के व्यक्ति नहीं हैं, या मुहूर्त आप नहीं जानते हैं, या ज्योतिष में आपकी रुचि भी नहीं है, तो भी आप ज्योतिष शास्त्र से अछूते नहीं हैं। कैसे? यह बात आप इतना ही स्पष्ट समझिएगा, जैसे मान लीजिए किसी की प्रॉपर्टी है और अपनी प्रॉपर्टी में वो अधिकार से रहता है और बहुत स्वतंत्रता से रहता है, सुखपूर्वक रहता है। अगर उसी प्रॉपर्टी में कोई दूसरा व्यक्ति आ गया और दूसरे ने कुछ अपना अधिकार जताना शुरू कर दिया, तो जिसकी प्रॉपर्टी होती है उसको तकलीफ शुरू हो जाती है। इसी को परिप्रेक्ष्य में रख के ज्योतिष का विचार करिए। 12 प्रॉपर्टियां हैं, यही 12 राशियां हैं। तो मान लो कि मेष राशि का कोई व्यक्ति है और मेष भी अपने, मेष का मालिक मंगल अपने घर में बैठा है सुखपूर्वक, तो प्रॉपर्टी का मालिक अपने घर में है, उसको कोई तनाव नहीं है। और वहीं पर मेष की प्रॉपर्टी है, मंगल की प्रॉपर्टी है, कोई और आके बैठ रहा है, किसी और की दृष्टि उस पर लग रही है, तो तनाव होना शुरू हो जाता है। फिर वहाँ ज्योतिष आ जाता है कि किसी की प्रॉपर्टी को कोई कब्जा करने जा रहा है, 12 राशियों के क्रम में, तो हम उसके कब्जा ना होने दें,
उसके प्रभाव को महत्वहीन बना दें। किन किन उपायों से करेंगे, किन मुहूर्तों से करेंगे और किस काल से करेंगे और किस हम साधना से करेंगे, 3 उसके प्रमुख विचार होते हैं। आप व्यवहार जगत में देखिए, अगर किसी की प्रॉपर्टी को कोई कब्जा करता है तो व्यक्ति समझौता करता है, व्यक्ति मुकदमा करता है, व्यक्ति और आगे चलता है, आपस के लोगों में प्रभाव डालता है। ज्योतिष भी यही करता है। सूर्य प्रथम ग्रह है जो सिंह राशि का मालिक होता है। ऐसे समझना, सिंह राशि का मालिक सूर्य है जो आत्मा का कारक है। रोग का व्यक्ति, यदि किसी को स्किन की समस्या हो और भगवान सूर्य की उपासना करे तो ऐसा व्यक्ति अनायास स्किन के रोग से दूर हो जाता है। मैं फिर कहता हूँ, किसी को आत्मबल कमज़ोर हो, उसका मनोबल बहुत अच्छा ना हो, सस्पेंस का जीवन जीता हो, कुछ न करे, सूर्य भगवान को ईमानदारी से उपासना करे जो उसके विधान है। मैं इतना ही आज कह रहा हूँ, उसमें उसका आत्मबल अच्छा हो जाएगा। अब विचार कर लो, मान लो सिंह राशि का व्यक्ति सूर्य है और सूर्य के क्षेत्र में शनि बैठ गया है, तो प्रॉपर्टी तो सूर्य की है और बैठ गया है शनि, तो कब्जा कोई और कर रहा है, तो सूर्य को परेशानी होगी। तो नियम है, रिलेशन भी देखना चाहिए, कौन कब्जा कर रहा है और किसका कब्जा कर रहा है, अधिकार कौन जता रहा है, किस पर जता रहा है। तो ऐसी स्थिति में सूर्य पिता कारक है, शनि पुत्र कारक है। पिता कमज़ोर हो जाता है, पुत्र उस पर ज़्यादा प्रभाव डालता है। तो शनि जब आएगा तो मान कर चलिए आप, सूर्य को कहीं न कहीं कमज़ोर होना पड़ेगा और शनि प्रभावी हो जाता है, तो व्यक्ति परेशान हो जाता है। तो मैं जो कह रहा था, जिसको ज्योतिष तनिक भी विश्वास भी नहीं है, ज्योतिष में रुचि भी नहीं है और ज्योतिष जानता भी नहीं है, वो व्यक्ति भी ज्योतिष से अछूता नहीं है। क्यों? दिन है तो सूर्य है, रात्रि है चंद्रमा है। दिन और रात के काल में ही व्यक्ति का जीवन है, तो चंद्रमा के काल में होगा या सूर्य के काल में होगा। ऐसा व्यक्ति अगर दिन में काम करता है तो सूर्य ग्रह के प्रभाव से काम कर रहा है, रात्रि में काम करता है तो चंद्र प्रभाव से काम कर रहा है। फिर मैं कह रहा हूँ, सूर्य और चंद्रमा जिसके अच्छे होंगे, क्योंकि मैं एक संकेत कर दूँ, ऐसा व्यक्ति बहुत सुंदर होगा, आत्मबलवान होगा और मनोबल उसका अच्छा होगा और अपने कार्य क्षेत्रों में सफल होगा। अब मुझे विचार करना है कि सूर्य अपने घर का है कि सूर्य शत्रु क्षेत्रीय हो गया है, सूर्य नीच का हो गया है या सूर्य उच्च का हो गया है। यही विचार करके जो व्यक्ति ज्योतिष के अनुसार जीवन जीता है वो सदा सफल होता रहता है। हम कहते हैं फिर से एक बार, ज्योतिष कोई अंधकार का विषय नहीं है, ज्योतिष कोई कल्पना का विषय नहीं है, ज्योतिष कोई एक मन का विषय नहीं है। ज्योतिष शास्त्र है और वेदांग है। वेदांग अंग के ज्ञान होने से अंगी का ही ज्ञान होता है। ये थोड़ा शास्त्रीय शब्द है लेकिन जानना चाहिए। जैसे हाथ है, अंगुलियां हैं, अंगूठा है, एक एक करके निकाल दो तो अंगी यानी शरीर अपने आप समाप्त हो जाती है। ऐसे ही ज्योतिष विषय को यदि कोई व्यक्ति निकाल दे तो अंगी यानी वेद अपने आप कमज़ोर हो जाएगा। तो अंग के ज्ञान से अंगी का ज्ञान होता है। अंगी उतना ही सत्य माना जाएगा जितना कि अंग सत्य माना जाएगा। मैंने आपको सूर्य और चंद्रमा के बारे में थोड़ा संकेत किया। अब आप चलिए, किसी व्यक्ति को मकान बनाना है, किसी व्यक्ति को ज़मीन लेना है, किसी व्यक्ति को गाड़ी खरीदना है, किसी व्यक्ति को प्रबंधन शास्त्र में प्रवेश करना है, तो ऐसे व्यक्ति को मंगल का विचार करना चाहिए कि उसका मंगल कहाँ है, किस अवस्था में है, कितना बल है, कितना निर्बल है, उस पर किसकी दृष्टि है। यदि ऐसा काम करके विचार करके ज्योतिष का आश्रय लेकर के काम करता है तो सफलता उसको 100% मिलेगी। इस शास्त्र की दृष्टि से मैं कह रहा हूँ। और इतना ही नहीं, कोई व्यक्ति मान लीजिए पढ़ता तो है लेकिन पढ़ने में उसका बहुत अच्छा उसको सफलता नहीं मिलती है,
मान लीजिए बहुत अच्छा व्यापार करता है, लेकिन व्यापार में वो व्यक्ति आगे पीछे हो रहा है, तो कुछ नहीं, आप सीधा सा विचार करो कि उसका बुध कैसा है। बुध व्यक्ति को वाणी का कारक है, वाणी से संबंधित जो भी प्रोफेशन होगा वो बुध से होगा। और बड़ी अच्छी बात यहाँ है कि बुध भी किसी का बेटा है, मंगल भी किसी का बेटा है। हाँ, तो इन सब को विचार, पिता पुत्र का जो संबंध है, माता बेटे का जो संबंध है, भाई भाई का जो संबंध है, वह ज्योतिष प्रत्येक ग्रहों का संबंध भी स्थापित करता है। मैं इसको फिर बहुत विस्तार से कभी कहूँगा, आज संकेत कर रहा हूँ। तो वाणी का कारक हो, व्यापार का कारक हो, सुंदरता से संबंधित हो, लीवर से संबंधित हो, और अगर व्यक्ति को बहुत यूरिन की प्रॉब्लम होती हो तो व्यक्ति को बुध से विचार करना चाहिए। उसका बुध अच्छा होगा, स्वगृही होगा या बलवान होगा, तो निश्चित मान लीजिए उस व्यक्ति का कार्यक्षेत्र वाणी से और उसमें उसके जीवन की अपनी एक एक विधा में, हम तो कहते हैं व्यापार परक जीवन हो उसका। कभी आप देखिए जो व्यक्ति शेयर मार्केट भी करते हैं, बुध से विचार कर लेना चाहिए, तब वो शेयर मार्केट में अच्छा जाते हैं। लोग एक बहुत अच्छी बात यहाँ कहते हैं और मैं भी कह रहा हूँ, जिस व्यक्ति का बृहस्पति बहुत अच्छा हो, कुछ न करे वो, लग्न का बृहस्पति हो, चतुर्थ भाव का बृहस्पति हो, सप्तम का बृहस्पति हो, दसम का बृहस्पति हो, मैं बहुत उसको कहूँगा, द्वादश का भी ले लीजिएगा, कोई संदेह नहीं है। बृहस्पति यदि लग्न में बैठा है, ऐसा व्यक्ति बहुत धैर्यवान होता है, बहुत गंभीर होता है और निर्णय बहुत स्थिरता से करता है। अब आप कहोगे हम बृहस्पति को क्यों माने, गुरु को क्यों माने? तो मानने न मानने का विषय नहीं है। जिस व्यक्ति के जीवन में स्थिरता है, गंभीरता है, निर्णय लेने की क्षमता अच्छी है, समझ लीजिए उस व्यक्ति का बृहस्पति कहीं न कहीं अच्छा होगा। वो ज्योतिष वो माने ना माने, उसके मानने से कुछ नहीं होगा। और वही व्यक्ति मान लो कोई सुस्त है, बलवान है और कहीं न कहीं व्यक्ति को बहुत आत्मसंयम का बोध होता है, तो समझिए शुक्र उसका अच्छा है। दाम्पत्य जीवन का विचार शुक्र से होता है, विवाह का विचार शुक्र से होता है। कितना भी कोई अच्छा ग्रह हो, लेकिन शुक्र यदि अच्छा ग्रह नहीं है तो विवाह में उथल पुथल रहने की प्रबल संभावना रहती है। इसलिए व्यक्ति को विवाह संबंधित जीवन, गृहस्थी संबंधित जीवन जीने के लिए शुक्र का विशेष विचार करना चाहिए। और मैं आपको इसी क्रम में कह दूं, जब आप शुक्र की चर्चा करते हैं तो जान लीजिए शुक्र जो है व्यापार भी देता है, शुक्र विवाह आदि गृहस्थी देता है, और शुक्र जो है बहुत सुंदर शरीर देता है। शनि को लोग बहुत कुछ कहते हैं, श्रीमद् भागवत में तो शनि के बारे में भी एक वाक्य दिया है, शनिस्तु अशांति करह। आजकल तो लोग शनि की बहुत पूजा करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन मुझे लगता है जो अशांति देने वाला ग्रह है वो शनि है। शनि के लोग बोलते हैं कि न्यायाधीश का कारक है, भगवान जाने। मुझे लगता है शनि पार्षद है, और शनि जब पार्षद है तो शनि नौकर का काम करता है। वो अफसर हो सकता है, वो जुडिशरी में जा सकता है, वो किसी और नौकर बन सकता है, लेकिन वो किसी के अधीन ही रहेगा। इस बात का बहुत विचार करना चाहिए। हाँ, ये चीज़ है, शनि अगर दशम में बैठ जाए अपने कारक होता हुआ, तो ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा निर्णय करता है, बहुत मजबूत होता है। शनि लग्न में हो जाए, शनि दशम में हो जाए, तो व्यक्ति बहुत अच्छा निर्णय लेता है। जो लेता है थोड़ा तत्काल का निर्णय उसका कभी कभी नुकसान कर जाता है। राहु को हम लोग विचार करते हैं, तो राहु के बारे में एक चीज़ बहुत ईमानदारी से जानना चाहिए, राहु स्वयं कुछ नहीं करता है। राहु का एक ही विषय है, वह जिसके साथ रहता है उसको बढ़ाता है। मैं एक दृष्टांत से कहूँगा कि मान लीजिए सूर्य की महादशा में व्यक्ति को कर्ज बहुत हो रहे हैं, बीमारी बहुत हो रही है, और राहु की अंतर्दशा आ गई, तो राहु कुछ नहीं करेगा। सूर्य उसको यदि कर्ज बढ़ा रहा है, बीमारी दे रहा है, तो राहु उसके कर्ज और बीमारी को 10 गुना बढ़ा देगा। अगर सूर्य मान लो पैसा दे रहा है, निरोगी बना रहा है, तो राहु उसको 10 गुना पैसा देना शुरू कर देगा। तो जो भी
एक महादशा का कारक ग्रह होता है, वो जो कर रहा है उसी को राहु 10 गुना बढ़ा देता है और कुछ नहीं करता है। केतु से लोग बहुत कुछ बात कहते हैं। केतु हमारे शास्त्र में, ज्योतिष में बहुत शुभ ग्रह माना गया है। एक बात और कह दूं, ज्योतिष मोक्ष कारक ग्रह माना गया है। ज़्यादा मैं इसको बहुत व्याख्यान नहीं करूं, तो इतना कह दूं कि ज्योतिष में केतु यदि लग्न में बैठा हो तो ऐसा कहा जाता है कि व्यक्ति के अंतिम जो सांस होगी, यानी अपनी शरीर को छोड़ेगा, तो उस व्यक्ति को मोक्ष मिलेगा, क्योंकि ज्योतिष में केतु मोक्ष कारक ग्रह माना गया है और वो ज्योतिष में केतु बहुत शुभ माना गया है। इसलिए अगर मान लो किसी के जीवन में केतु का थोड़ा दुष्प्रभाव है, तो दुष्प्रभाव से क्या क्या नुकसान होंगे, इतना मैं कह दूं। मान ली कोई काम आप करते हैं तो काम की निरंतरता नहीं हो पाती है, ये केतु का प्रभाव है। कभी कभी केतु हड्डियों का दुख देता है, नसों का दुख देता है, कमर का दुख देता है, लेकिन नील सरस्वती का एक प्रयोग है केतु के उस समानार्थ के लिए, बहुत अच्छा हो जाता है। फिर मैं कहूँगा कि जो ये 12 राशियों का है कि मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, इनका एक बहुत बड़ा रहस्य है। मैं संकेत मात्र आज करूँगा। प्रथम मेष को ही कहा गया, आखिर में मीन कहा गया। ये जो क्रम बनाया है मेष, वृष, मिथुन, ये क्रम इस प्रकार से क्यों बनाया गया? पहले वृष क्यों नहीं हो जाता? तो शरीर में 12 स्कंद हैं, इसको बहुत समझिएगा। शरीर में 12 स्कंद हैं और 12 स्कंद माने एक जोड़ कह लीजिए, हम अपने सामान्य शब्दों में कहें तो हमारी शरीर ही में ही 12 स्कंद हैं और उन 12 स्कंधों में हमारे जो 12 राशियां हैं, मेष, वृष, मिथुन, उनका निवास है। एक एग्जाम्पल के लिए मान लो कोई मेष राशि वाला व्यक्ति है, तो मेष का विचार कहाँ करेंगे? तो मूल रूप से मेष सिर का कारक है, मस्तक का कारक है, वृष मुख है, मिथुन मेरी ग्रीवा है, ऐसे मानिएगा। तो मैं इसको और अच्छा कह दूंगा कभी। तो जो 12 राशियां हैं, इन 12 राशियों का जो हमारे शरीर में स्थान है, क्योंकि मेष मस्तक है तो मीन कहाँ हो जाएगा? ये जो पाँव का जो एड़ी है वो है। इसीलिए विचार किया जाए कि भाई किसी की बृहस्पति की महादशा हो तो जान लेना तुरंत कहीं ना कहीं उसके पाँव की एड़ियों में कुछ दर्द बना रहेगा, क्योंकि राशि का प्रभाव जा रहा है वो। किसी को शनि की प्रभाव है तो समझ बचते उसको दिक्कत होगी, परेशानी बनेगी। इसलिए मैं कहता हूँ जब ये मकर में शनि आता है तो व्यक्ति को कमर से और तमाम उसके स्कंधों से परेशानियाँ बनती रहती हैं। तो इतना कह रहा हूँ कि जो बृहस्पति से लेकर के यानी मीन से लेकर के मस्तक मेष है और मेष से लेकर मीन तक का जो विचार है, ये शरीर है। 12 राशि है, राशि शब्द से कहो उसको सबके लिए मैं कहूँ तो ये 12 एक शरीर है, शरीर में 12 निवास है। तो जिस जगह पर जो समस्या है उसका विचार कर लेना चाहिए। तो ज्योतिष को मानूं ना मानूं ये विषय ही नहीं है। ना मानने वालों के लिए भी ये विचार करना पड़ेगा कि अगर उसको हृदय में समस्या है तो कौन सा ग्रह प्रभावी है, अगर उसके घुटने में समस्या है तो कौन सा ग्रह प्रभावी है, और विचार करके देखिएगा। अगर उसकी कुंडली बनाइएगा तो ज़रूर उसकी कुंडली में वह ग्रह उस प्रकार से होगा। तो मेरी बात को इतना मैं कहता हुआ पूरी कर रहा हूँ कि जो 12 राशियाँ हैं वो हमारी शरीर में अंगों में स्थान लिए बैठे हैं। राशियों का स्वभाव है, राशियों की शरीर है, राशियों की दृष्टि है, राशियों का बल और अबल का विचार है। अब जो जैसी उसकी शरीर होगी उसका विचार होगा, उसकी दृष्टि होगी, ऐसे ही कुंडली में उसका प्रभाव बनता जाएगा। मैं कहूँगा जो व्यक्ति मुहूर्त का विचार करके अपने काम को करता है, निष्ठापूर्वक कुंडली को देखता है, यहाँ मैं नहीं कहता कि वो असफल नहीं होता होगा, लेकिन वह असफल बहुत कम होता है। क्यों? ग्रह माह है और ज्योतिष वेदांग है। मैं आपको फिर कभी मुझे समय मिलेगा तो जो 12 राशियाँ हैं, कहाँ कहाँ उनका निवास है शरीर में और कैसे कैसे उनके विचार हैं, इस पर कुछ कहूँगा। आज इतना ही। जय श्रीमन नारायण।